हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं यूपी टेट एसएसटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, राणा सांगा संबंधित है किससे। तो ये किससे संबंधित है? मेवाड़ से संबंधित है। आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। और जो खानवा का युद्ध है, राणा सांगा एवं बाबर के मध्य कब लड़ा गया है? जो खानवा का युद्ध है, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया है? 16 मार्च 1527 को। 16 मार्च 1527 को लड़ा गया है। और किसके बीच में लड़ा गया है? राणा सांगा। खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ है? राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ है। राणा सांगा और बाबर के बीच में ये युद्ध हुआ है। अगर आपसे इसमें पूछा जाए कि पराजित कौन हुआ है, तो पराजित यहाँ पर कौन हो जाएगा? राणा सांगा। पराजित कौन हुआ है? राणा सांगा पराजित हुए हैं। राणा सांगा पराजित हुए हैं किस युद्ध में? तो खानवा के युद्ध में। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण सर्वप्रथम किस राज्य ने किया है? यहाँ पर आंसर आपका पहला सही हो जाएगा, राजस्थान। राजस्थान में कहां पर? तो नागौर में। राजस्थान में कहां पर? नागौर में। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो स्थापना है कब हुई है, तो 2 अक्टूबर 1959 को स्थापना हुई है। कहां पर? नागौर जिले में। और जैसे कि आपको पता है कि किसकी सिफारिश पर हुई है, अगर आपसे सिफारिश पर पूछा जाए कि किसकी सिफारिश पर स्थापना हुई है, तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर, बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर स्थापना हुई है। जैसे कि आपको पता है कि किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था है? त्रिस्तरीय है। त्रिस्तरीय व्यवस्था है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि पंचायती राज व्यवस्था को किसका दर्जा मिला है, तो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। संवैधानिक दर्जा, संवैधानिक दर्जा व्यवस्था प्राप्त है किसको? पंचायती राज व्यवस्था को। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, संवैधानिक सरकार का अर्थ है क्या? संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या होता है? देखिए, संवैधानिक मतलब यहाँ पर संविधान से संबंधित हो जाएगा, तो संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार हो, बिल्कुल सही है। कानून के अनुसार सरकार, संविधान में कानून होता है। और लोकतांत्रिक सरकार, ये भी सही। आंसर आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंचशील पर हस्ताक्षर हुए थे किसके? तो नेहरू और जॉन एन लाई के बीच में हुए थे। और जो यह समझौता है कब हुआ है? तो यह समझौता हुआ है 29 अप्रैल। यह समझौता कब हुआ है? 29 अप्रैल 1954 को। 29 अप्रैल 1954 को समझौता हुआ है। और इसे क्या कहा गया है? पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। और जब यह समझौता हुआ था, तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जब यह समझौता हुआ था, तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अगर आपको पता हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू तत्कालिक प्रधानमंत्री थे। और चीनी प्रधानमंत्री कौन थे? झो एन लाई। ये कहां से संबंधित है? तो ये चीन से संबंधित है। और चीन के प्रधानमंत्री कौन थे? चाओ एन लाई थे। चाओ एन लाई, यहाँ पर झाओ एन लाई लिखा है, आप लोग याद रखिएगा। और जो यह समझौता हुआ था, तो इसमें तिब्बत को चीन का हिस्सा मान लिया गया था। तिब्बत को किसका हिस्सा माना गया था? चीन का। तिब्बत को चीन का हिस्सा माना गया था। तिब्बत को चीन का हिस्सा माना गया। ये क्वेश्चन आपके यूपी टेट में कई बार रिपीट हो चुका है, तो आप लोग प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। 60 में 60 की गारंटी ही हम आपको यहाँ पर देते हैं। अगर आप लोग प्रैक्टिस इस प्रकार से करते हैं, तो 100% आपके नंबर बहुत अच्छे आने वाले हैं। स्कोर आप सभी का बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ पर आंसर आपका पहला सही है। नेक्स्ट है, संविधान सभा के सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर अंत में कब हस्ताक्षर हुए हैं? अगर आपसे हस्ताक्षर पूछा जाए तो 24 जनवरी 1950 हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि संविधान कब पूर्ण हुआ है, पूर्ण कब हुआ है, तो ये हुआ है 26 नवंबर 1949 को। पूर्ण कब हुआ है? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर
1949 को संविधान पूर्ण हुआ है। और संविधान लागू कब हुआ है? तो ये लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को। संविधान लागू कब हुआ है? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। और इसी दिन क्या मनाया जाता है? आप सभी को पता है, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। आंसर आपने यहाँ पर देखा है, बी सही है। नेक्स्ट है, संविधान सभा के प्रधान कौन थे? संविधान सभा के प्रधान कौन थे? आंसर यहाँ पर आपका सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन सही नहीं है, तो यहाँ पर आप लोग ये लिख लीजिएगा कहीं पर भी, सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा आंसर आपका सही होगा। यहाँ पर कोई भी ऑप्शन आपके सही नहीं है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और अगर आपसे स्थायी अध्यक्ष पूछा जाए, स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे किसके? संविधान सभा के। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? B.R. अम्बेडकर थे। B.N. राव कौन है? तो ये संविधान के संवैधानिक सलाहकार हैं। संवैधानिक सलाहकार हैं कौन? B.N. राव। आंसर आपने यहाँ पर देखा है, सच्चिदानंद सिन्हा आंसर आपका सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर कोई भी सही नहीं है और सभी ऑप्शन यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिए गए हैं, तो आंसर आपका सच्चिदानंद सिन्हा सही है। नेक्स्ट है, राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी कहाँ पर? कन्नौज में थी। और जैसे कि आपको पता है, जो राजा हर्षवर्धन है, इनका शासन समय कब से कब तक माना जाता है? 606 से 647 ईस्वी इनका समय माना जाता है। यहाँ पर आंसर आपने देखा है, बी सही है। और जो राजा हर्षवर्धन है, सबसे प्रतापी राजा किस वंश के हैं? सबसे प्रतापी राजा अगर आपसे पूछा जाए किस वंश के हैं सबसे प्रतापी राजा, तो ये है पुष्यभूति वंश के। किस वंश के? पुष्यभूति वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन है? हर्षवर्धन है। और हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी? कन्नौज में बनाई थी। और राजा हर्षवर्धन की जीवनी किसमें लिखी है? जो जीवन परिचय है या जीवनी किसमें लिखी है? तो ये हो जाएगा हर्षचरित में। हर्षचरित में। हर्षचरित किस भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में है। हर्षचरित किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। और किसके द्वारा लिखी गई है? बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है और ये संस्कृत भाषा में है। वैन सॉन्ग किसके शासनकाल में आया था? आप लोगों को पता होगा, जो वैन सॉन्ग है किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। और ये भारत कब आया था? 629 ईस्वी में आया था। और कितने वर्षों के लिए रहा है? तो 629 में आया था और 645 तक भारत में रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर्ष की मृत्यु के बाद कन्नौज पर अधिकार करने के लिए 3 शक्तियों यानी कि पाल, गुर्जर प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट के मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। और ये जो संघर्ष हुआ है 200 वर्षों तक चला है। और इसमें कौन विजेता हुआ है? तो गुर्जर प्रतिहार इस संघर्ष में विजेता हुए हैं। तो यहाँ पर आप लोग इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके यूपी टेट एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया था कहाँ पर? तो ये करवाया गया था महाराष्ट्र में, जैसा कि आपको पता है। और इसका निर्माण करवाया गया है राष्ट्रकूटों के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रकूटों के द्वारा। एलोरा का सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? कैलाश मंदिर है। और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा। किसके द्वारा? कृष्ण प्रथम के द्वारा एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया है। यहाँ पर डी आंसर आपका सही है। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत के कितने पक्ष होते हैं? तो जैसे कि आपको पता है, जो ग्राम पंचायत है इसके 3 पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं? 3 पक्ष। पहला है यहाँ पर जिला पंचायत, दूसरा है खंड पंचायत, इसके बाद में यहाँ पर ग्राम पंचायत हो जाएगा। जो भारतीय संविधान अनुच्छेद 40 है, इसमें किसका वर्णन किया गया है? तो पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 40 के तहत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। जितने भी अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन आप लोगों को दिखे, कहीं पर नोट डाउन कर लीजिएगा। आपके यूपी टेट में 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आर्टिकल से, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा।
नेक्स्ट है नगर पालिका कमेटी का प्रधान कहलाता है क्या? तो अध्यक्ष कहलाता है। आंसर आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अध्यक्ष मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? चेयरमैन हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्राम न्यायालय कहलाता है क्या? जो ग्राम न्यायालय है क्या कहलाता है? तो न्याय पंचायत कहलाता है। ग्राम में जो न्याय होता है, इस प्रकार से समझिए, जो ग्राम में न्याय होता है तो पंचायत के द्वारा होता है। तो यहाँ पर बी आंसर आपका सही हो जाएगा, न्याय पंचायत। नेक्स्ट है सूर्य के चारों ओर किसी उपग्रह का मार्ग कहलाता है, इसका क्या कहलाता है? तो कक्षा कहलाता है। आंसर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि सूर्य के चारों तरफ सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं, जैसा कि आपको पता है। और ग्रहों द्वारा जिस पथ पर सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं वह कक्षा कहलाता है। और प्रत्येक ग्रह का कक्ष क्या होता है? एक निश्चित पथ होता है। नेक्स्ट है पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है? आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? चंद्रमा है। पृथ्वी के सबसे निकट खगोलीय पिंड कौन सा है? चंद्रमा है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि चंद्रमा क्या है, तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। एकमात्र उपग्रह है किसका? पृथ्वी का। कौन? चंद्रमा। और जो शुक्र है ये पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह है। शुक्र जो है पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह है। चंद्रमा से अगर पृथ्वी की दूरी पूछी जाए कितनी है, चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी कितनी है, तो 3,84,400 किलोमीटर है। 3,84,400 किलोमीटर की दूरी है। और शुक्र की दूरी पृथ्वी से कितनी है? जो शुक्र की दूरी है पृथ्वी से 4 करोड़ है। शुक्र की दूरी पृथ्वी से कितनी है? 4 करोड़ है। किसकी दूरी है? शुक्र की। शुक्र की पृथ्वी से दूरी कितनी है? 4 करोड़ किलोमीटर है। नेक्स्ट है भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है कहां से? उत्तरी अमेरिका से नहीं गुजरती है, दक्षिणी अमेरिका से होकर गुजरती है, अफ्रीका से गुजरती है। और जैसे कि आपको पता है कि जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा 2 बराबर भागों को विभाजित करती है या काटती है। ये आपकी क्या हो जाएगी? विषुवत रेखा। इसको क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहें या भूमध्य रेखा कहें? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। और जैसा कि आपको पता है कि जो देशांतर रेखाएं होती हैं इस प्रकार से खड़ी रेखाएं होती हैं, इस प्रकार से। लेकिन जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो इस प्रकार से होती हैं। ये अक्षांश रेखाएं हैं, ये आपकी अक्षांश रेखाएं हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं भूमध्य रेखा पृथ्वी के 0 डिग्री अक्षांश रेखा को कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। यह 3 महाद्वीपों से होकर 13 देशों से गुजरती, 3 महाद्वीप हैं और 13 देश से गुजरती हैं। यह 3 महाद्वीप, इसमें आपका दक्षिण अमेरिका है, अफ्रीका है तथा एशिया है। भूमध्य रेखा उत्तरी अमेरिका से होकर नहीं गुजरती है, जैसे कि अभी आपने आंसर देखा है, पहला सही है। नेक्स्ट है महासागर से छोटा वृहत लवणीय जलाशय कहलाता है क्या? तो ये सागर कहलाता है, सी आंसर सही है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जैसे अरब सागर है, चीन सागर है, काला सागर है और लाल सागर है। नेक्स्ट है किसी नदी और उसके सहायकों द्वारा अपवाह क्षेत्र कहलाता है क्या? जो अपवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? नदी घाटी कहलाता है। पहला आंसर यहाँ पर सही है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इन क्षेत्रों में भूमि बहुत ही उर्वरा होती है तथा जनसंख्या का संकेंद्रण यहाँ ज्यादा होता है। भूमि किस प्रकार की होती है? उर्वरा भूमि होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भारत की वृहत्तम नदी कौन सी है? जो सबसे बड़ी नदी है कौन सी है? गंगा नदी है। आंसर यहाँ पर डी आपका सही है। और गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है ये क्या है? गंगोत्री ग्लेशियर है। गंगोत्री ग्लेशियर है। गंगोत्री ग्लेशियर है। गंगोत्री ग्लेशियर है। और इसके द्वारा जो संचित क्षेत्र है कितने वर्ग किलोमीटर है? जो क्षेत्र है ये कितने वर्ग किलोमीटर है? तो 9 लाख वर्ग किलोमीटर है। 9 लाख वर्ग किलोमीटर है। 9 लाख वर्ग किलोमीटर है। और नदी की लंबाई कितनी है? अगर आपसे सिर्फ नदी की लंबाई पूछी जाए, नदी की लंबाई कितनी है, तो 2510 किलोमीटर है। 2510 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। और यहाँ पर जैसे कि आपको पता है कि गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है? वृद्ध गंगा कहा जाता है और दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है? जो गोदावरी नदी है इसको क्या कहा जाता है? गोदावरी नदी, इसको कहा जाता है वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा।
नेक्स्ट है ग्रीनविच माध्य समय तथा भारतीय प्रमाण समय के बीच समयांतराल कितना है? 5.5 घंटे का समय, जैसा कि आपको पता है। तो आंसर आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। बी आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी भू आकृति भारत में नहीं पाई जाती है? कौन सी भू आकृति है जो भारत में नहीं है? तो ये हो जाएगी हिमशैल, बाकी समुद्र तल भारत में, हिम नदी भारत में, मरुस्थल भारत में। तो ये कहाँ पर पाई जाती है? जो हिमशैल है कहाँ पर पाई जाती है? ध्रुवों के समीप जो स्थित देश होते हैं, जो ध्रुव के समीप स्थित देश है, ध्रुवों के समीप स्थित देश में पाई जाती है। तो आंसर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? तो एक महासागर मिलता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि भारत का जो मुख्य भूभाग है ये क्या है? दक्षिण क्षेत्र है। यहाँ पर एक सागर मिलता, कौन सा सागर है? तो यह हिंद महासागर है, इससे मिलता है। हिंद महासागर को दो भागों में बांटा गया है, अरब सागर, दूसरा है बंगाल की खाड़ी। हिंद महासागर को कितने भागों में बांटा गया है? अरब सागर एक हो गया, दूसरा है बंगाल की खाड़ी। तो आंसर आपका यहाँ पर बी सही है। नेक्स्ट है शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? सभी को पता है केरल में स्थित है। कहां पर स्थित है? केरल में स्थित है। केरल के किस जिले में स्थित है? तो पलक्कड़ जिले में स्थित है। और कहां पर स्थित है? तो नीलगिरी में स्थित है। पलक्कड़ जिले में, नीलगिरी में स्थित है। यह घाटी जो है जैव विविधता की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। किस दृष्टि से? जैव विविधता की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने पहला प्रवचन दिया था कहां पर? सारनाथ में दिया था, जैसे कि आपको पता है सारनाथ में दिया था। पहला प्रवचन कहे या उपदेश कहे। इसके बाद में यह जो घटना है क्या कहलाती है? यह घटना क्या कहलाती है? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में है सारनाथ में ही गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ का निर्माण किया था। बौद्ध संघ का निर्माण किसने और कहां पर किया था? तो सारनाथ में किया था, गौतम बुद्ध ने किया था। सारनाथ को पूर्व में ऋषिपत्तनम तथा मृगदाव के नाम से जाना जाता था। सारनाथ को पहले किस नाम से जाना जाता था? ऋषिपत्तनम के नाम से, और मृगदाव के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है अंतिम मौर्य शासक कौन था? अंतिम मौर्य शासक था यहाँ पर बृहद्रथ। बृहद्रथ था। आंसर आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। जिसकी हत्या किसने की थी? इसकी हत्या किसने की थी बृहद्रथ की? तो जो इसका सेनापति था, इसका सेनापति कौन था? सेनापति पुष्यभूति शुंग था। पुष्यभूति शुंग था। पुष्यभूति शुंग के द्वारा हत्या की गई है। पुष्यभूति शुंग के द्वारा किसकी हत्या की गई है? बृहद्रथ की हत्या की गई है। इसे आप लोग याद रखिएगा, हत्या की गई है। और इसके बाद में क्या हुआ था? तो शुंग वंश की स्थापना हुई थी। शुंग वंश की स्थापना हुई थी। किस वंश की? तो शुंग वंश की स्थापना हुई थी। शुंग वंश की स्थापना हुई थी किसके द्वारा? पुष्यभूति शुंग के द्वारा। नेक्स्ट है प्राचीन रोम कब गणतंत्र हुआ? यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा? तो पहला आंसर आपका सही हो जाएगा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। पहला आंसर यहाँ पर सही है। और भारत में द्वितीय नागरीय क्रांति की शुरुआत हुई है। कब हुई है? तो 6ठी शताब्दी में। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? अवाचनीय लिपि थी। अवाचनीय का मतलब क्या होता है? जिसका वाचन अभी तक नहीं हो पाया है उसको क्या कहते हैं? अवाचनीय कहते हैं। आंसर आपका यहाँ पर पहला सही है। नेक्स्ट है हड़प्पा के लोग प्रयोग करना नहीं जानते थे किसका? तो लोहे का प्रयोग करना नहीं जानते थे। यहाँ पर सी आंसर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि हड़प्पा काल में मुख्य धातु कांसा था। और कांसा किससे निर्मित होता है? टिन तथा तांबा से निर्मित होता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। लोहे के प्रथम प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से मिला है? अतरंजी खेड़ा से मिला है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और कब मिला है? तो लगभग 1000 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है शक काल की शुरुआत कनिष्क ने की थी। कब की थी? तो ये की थी 78 ईसा पूर्व में। और इनका नाम किन कारणों से प्रचलित है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आप लोग जरूर बता पाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि शक काल की जो शुरुआत है 78 ईस्वी में कुषाण शासक कनिष्क ने की थी। कनिष्क कौन थे? तो कुषाण शासक थे। नेक्स्ट है भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? जो प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल हैं ये कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेटिंक थे। कौन थे? बेटिंक थे। लॉर्ड विलियम बेटिंक थे। यहाँ पर आंसर आपका बेटिंक सही होगा, बाकी यहाँ पर आपके आंसर गलत है।
यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल था, कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। जबकि जो वारेन हेस्टिंग्स हैं, ये बंगाल के गवर्नर थे। कब? 1774 ईस्वी में। इसके बाद में जो लॉर्ड क्लाइव हैं, ये कौन थे? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड क्लाइव है। आंसर आपने यहाँ पे देखा है कि विलियम बेंटिंक, यहाँ पर आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र में अंग्रेज अधिकरण के कारण सिपाही विद्रोह हुआ था? सिपाही विद्रोह हुआ था अवध में। कहां पर हुआ था? अवध में हुआ था। देखिए यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अधिकरण कर अंग्रेजी राज्य में विलय करना उसकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि अवध के लगभग प्रत्येक घर का एक सदस्य अंग्रेजी सेना में था। इस कारण सिपाही विद्रोह 1857 का यह मुख्य कारण था। नेक्स्ट है, स्वतंत्र होने पर भारत एक रियासत बन गया था। रियासत का दर्जा किस वर्ष खत्म हुआ? जो रियासत का दर्जा है, ये खत्म हुआ है 1950 को। कब खत्म हुआ? 1950 को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि वर्ष 1950 में संविधान लागू होने के पश्चात भारत को रियासत के रूप में मान्यता को समाप्त कर दिया गया है। जो रियासत की मान्यता है, कब समाप्त की गई है? संविधान लागू होने के पश्चात, सन 1950 में। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे। आंसर आपका यहाँ पर बी सही है। इसके बाद में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि स्वतंत्र भारत का अगर प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। माउंटबेटन ही भारत में ब्रिटिश शासन के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। आपसे पूछा जाए कि भारत में ब्रिटिश शासन के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो माउंटबेटन थे। नेक्स्ट है, असम का प्राचीन नाम क्या था? कामरूप था। असम का प्राचीन नाम क्या था? कामरूप था। और कामरूप का शासक कौन था? कामरूप का शासक अगर आपसे पूछा जाए कौन था? दिवाकर था। कौन था? दिवाकर था। और ये दिवाकर कौन था? तो मित्र था। दिवाकर कौन था? मित्र था। तो ये किसका मित्र था? हर्षवर्धन का। हर्षवर्धन का मित्र था। कौन? कामरूप शासक दिवाकर। नेक्स्ट है, दिलवाड़ा मंदिर उदाहरण है किसका? जो दिलवाड़ा मंदिर है, ये किसका उदाहरण है? जैन स्थापत्य कला का उदाहरण है। पहला आंसर यहाँ पर सही है। और इसका निर्माण कब हुआ है? तो 1021 ईस्वी में हुआ है। 1021 ईस्वी में हुआ है। विमल शाह, जो चालुक्य भीमदेव प्रथम सोलंकी राजा का मंत्री था, के द्वारा। विमल शाह के द्वारा हुआ है। अब कहाँ पर है? जो दिलवाड़ा मंदिर अब कहाँ पर है? आबू में है। आबू कहाँ है? राजस्थान में है। नेक्स्ट है, चाणक्य को किस नाम से भी जाना जाता है? तो विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। और इनका अन्य नाम भी है कौटिल्य। यहाँ पर देख सकते हैं जो चाणक्य हैं, मौर्य संस्थापक भी हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन है? चाणक्य हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रधान आचार्य कौन है? तो चाणक्य हैं। चाणक्य ने राजनीति पर प्रसिद्ध पुस्तक भी लिखी है। क्या है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? चाणक्य हैं। और भारत में इन्हें क्या कहा जाता है? मैकियावेली कहा जाता है। मैकियावेली कहा जाता है। नेक्स्ट है, औषधि से किसका संबंध नहीं है? औषधि से भास्कराचार्य का संबंध नहीं है। किसका संबंध है? धन्वंतरी का है, चरक है, सुश्रुत है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो भास्कराचार्य है कौन है? तो ये गणितज्ञ है और ज्योतिषी शास्त्र है। ज्योतिष शास्त्र से संबंधित है और खगोल शास्त्र से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से हटाया जा सकता है किसके द्वारा? किसके द्वारा हटाया जा सकता है? यहाँ पर डी आंसर आपका सही हो जाएगा। संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। किसको? राष्ट्रपति को। कारण क्या है? यहाँ पर देख लीजिए, भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से पूर्व संसद द्वारा महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 में महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 61 में क्या कहा गया है? राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर उसके विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 61 के तहत या अनुसार। नेक्स्ट है, भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? 29 है। भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? 29 है। नेक्स्ट है, स्थापना किसने की है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की है। और इसकी स्थापना कब की गई है? तो 10 अप्रैल 1875 ईस्वी में बंबई में की गई है। किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। और इनका वाक्य क्या था? वेदों की ओर लौटो। नेक्स्ट है, किसकी सलाह पर राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति होती है? जैसा कि आपको पता है कि जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, ये किसके द्वारा होती है? तो जो मुख्यमंत्री होते, इसकी नियुक्ति होती है राज्यपाल के द्वारा, जैसा कि आपको पता है। लेकिन परिषद के जो अन्य सदस्यों की नियुक्ति होती है, ये किसके द्वारा होती है? राज्यपाल के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? राज्यपाल के द्वारा होती है। किसकी सलाह पर होती है? किसकी सलाह पूछी गई है यहाँ पर? तो मुख्यमंत्री की सलाह पर।
मुख्यमंत्री की सलाह पर होती है। आंसर आपका मुख्यमंत्री यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है मौर्य समाज का संस्थापक कौन था? मौर्य समाज का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। आंसर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है फाहियान ने किसके शासनकाल के दौरान भारत दौरा किया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था? तो वैनसोंग आया था। आंसर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। सी आंसर यहाँ पर आपका सही है। तो यहाँ पर आपने देखा है कि आपके यूपी टेट एग्जाम में कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए थे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।